हेलो, वेलकम टू एसटीएस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा था कि ये प्रयोग एक का एक और 3 नंबर क्वेश्चन हमने किया था, और 2 नंबर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क था। इसको डिस्कस करने वाले हैं अभी। अच्छा, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसमें आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया सिर्फ वो पोर्शन देखना है, और जो क्वेश्चन में आपको लगता है कोई डाउट है तो वो वीडियो देखना है, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिसमें 2 मेथड्स या 3 मेथड करके बताया गया है, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरा वीडियो सिर्फ देखना है, ये ज़रूरी नहीं है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर जिसमें अलग अलग मेथड बताया गया वो देखना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स। इसको देखना है कि हम एक चर वाले द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एज इट इज़, मतलब जैसा था वैसा ही, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये हो जाएगा 10, और 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से, हो जाएगा माइनस 5x। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैसा ही रहेगा, और 10 माइनस 5x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 10 इधर आके हो जाएगा माइनस 10, और उधर का माइनस 5x लेफ्ट हैंड साइड आके हो जाएगा प्लस 5x, इक्वल्स टू उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे एक्स वाला टर्म, यहाँ पे एक्स वाला जो टर्म है, यहाँ पे 5x और माइनस 3x है, प्लस 5x माइनस 3x, यानी 5x और 3x को माइनस करने के बाद बचेगा 2x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, उसके बाद b के जगह पे है 2, c का जगह पे है माइनस 10। तो हमारा मेन कंडीशन था कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। और एक चर वाले द्विघात समीकरण है कि नहीं, एक चर वाले द्विघात समीकरण है, क्योंकि सारे जो चल राशि है सब सिर्फ x है, तो ये एक चर वाले द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं प्रदत्त समीकरण एक चर वाले द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे लिखे ए बी और सी का वैल्यू, इस इक्वेशन को देख के ए बी और सी का वैल्यू अगर लिखे, तो यहाँ पे ए का जगह पे है 1, जिसको एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, बी का जगह पे है 2, जिसको एक्स का गुणांक कहते हैं, और सी का जगह पे है माइनस 10, जिसको एक्स की पावर 0 का गुणांक कहते हैं। ये सिर्फ रिवाइज कराने के लिए हमने बताया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4। अब हमें इधर दिख रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ कि x का अधिकतम घात 2 आ सकता है। और इधर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि x का जो अधिकतम घात है 3 है, और ये एक प्लस में है, तो अगर माइनस में होता तो ये हो जाता है कि माइनस हो जाने के बाद एक्स क्यू हट जाता, यानी एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू अगर रहता है तो वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू के साथ और कोई दूसरा एक्स क्यू वाला टर्म दिख नहीं रहा है, तो देख के सीधा सा समझ में आ रहा है कि ये जो समीकरण है, इसमें चल राशि का जो अधिकतम घात है 3 है, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। लेकिन इसको जो फॉर्म दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख के बता देते हैं कि ये एक चर वाले द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी यह एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर,
इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 डेट इज 4x प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, और इधर राइट हैंड साइड से ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाने से होगा एक्स क्यूब प्लस से हो जाएगा इधर आके माइनस एक्स क्यूब, माइनस 4x हो जाएगा इधर आके प्लस 4x, और प्लस 4 हो जाएगा इधर आके माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस 4 और माइनस 4 कट जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कट गया, और यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 4x भी कट जा रहा है। अब बच रहा है सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो इसका जो है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात चल राशि का है 3, इसलिए ये हो गया त्रिघातीय समीकरण। अगर अधिकतम घात 2 रहता, सिर्फ अगर ये टर्म रहता, तो हम इसको कह सकते थे कि एक चर वाले द्विघात समीकरण, क्योंकि b और c का वैल्यू तो 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए एक चर वाले द्विघात समीकरण में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ये द्विघात एक चर वाले द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये लिख लेना, प्रदत्त समीकरण एक चर वाले द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कारण क्या है? क्योंकि चल राशि का अधिकतम मैक्सिमम घात जो है 3 है, इसलिए ये समीकरण एक चर वाले द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 3 का जो होल क्यूब है, यानी अधिकतम घात 3 आ सकता है ये चल राशि का, और इसके ये भी देख के लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात 3 आ रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि 2x जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x टू एक्स की पावर 2, और ये एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस 2 डेट इज एक्स टू द पावर 3, मतलब यहाँ का x का अधिकतम घात आएगा 3। तो एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यू के लिए दूसरा कोई एक्स क्यू वाला टर्म है, तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका जो एक्स क्यू का गुणांक होगा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक है 2, यहाँ 1 माइनस 2 होगा माइनस एक्स क्यूब। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, फिर भी करके देखते हैं। एक्स माइनस 3 का होल क्यूब हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला। a माइनस होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और राइट हैंड साइड में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई के हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x। अब x क्यूब एज इट इज 3x स्क्वायर इंटू 3, 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 27x 9 27, और ये भी हो जाएगा 3 का पावर 3 यानी 27 27 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब राइट लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज, और राइट हैंड साइड में जो एक्स क्यू 2x क्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो हो जाएगा ये प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 27x। राइट हैंड साइड में x वाला जो टर्म है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, उधर था माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस 27 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 27x प्लस 2x 29x और माइनस 27। यहाँ पे भी देख सकते हैं x का जो अधिकतम घात है 3 है। अगर x का अधिकतम घात है 3, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, एक चल राशि है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं। तो यहाँ पे भी सेम आंसर होगा कि x का अधिकतम घात या एक चल राशि का जो अधिकतम घात है 3 है, जिसके कारण ये एक चर वाले द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ओके, तो प्रयोग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और
प्रयोग 2 को अभी हम नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी करेंगे प्रयोग 3। प्रयोग 3 का क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार क्षेत्र का बात हो रहा है, तो इसलिए हमने एक आयत बना लिया है, क्योंकि डायग्राम बनाने से समझने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। यह है इसका लंबाई आयत का, और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। लंबाई जो है चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। अच्छा, यहाँ पे चल राशि को या एक्स वाई जेड के मानने का तरीका क्या होता है, हम उसको मानने की कोशिश करते हैं जिससे कंपेयर करके दूसरा कोई नंबर बड़ा, छोटा या उससे ज़्यादा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई जो है चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, तो समझ में आ रहा है कि चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई ही x प्लस 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे चौड़ाई को चल राशि के रूप में x, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। इस विवरण से एक द्विघात समीकरण का गठन करें, वो x स्क्वायर x और x0 के गुणांक निर्णय करें, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि अगर कोई चल राशि का मान, मतलब चल राशि किसको मानेंगे, गौर कीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो चल राशि ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसका मान क्या होगा। जैसे लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई का मान क्या होगा या लंबाई का मान क्या होगा। पूछ तो दोनों ही सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में इस चैप्टर में दिया गया है चौड़ाई, जिसका मान पूछा जाता है उसी को चल राशि के रूप में ज़्यादातर लिया जाता है डायरेक्ट, उसका सॉल्यूशन के बाद उसका आंसर निकल जाए, इसलिए। और दूसरा तरीका ये है कि अगर उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो देखेंगे जिससे कंपेयर करके, जिससे तुलना करके कोई दूसरा जो लंबाई चौड़ाई या कोई भी संख्या है उससे कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है, उसको चल राशि के रूप में मान लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मानेंगे कि इसको लिखेंगे। अभी माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई x, यहाँ पे मीटर दिया गया है क्या, इसलिए हम इसे लिखेंगे x मीटर है। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई जो है हमारा x है, तो लंबाई क्या होगा 36 मीटर अधिक, यानी अधिक मतलब 36 और इसमें जोड़ देंगे, 36 मीटर है। और हमें देख सकते हैं यहाँ पे जो लंबाई है वो हमारा x प्लस 36 मीटर है, इसमें स्मॉल m से डिनोट करते हैं मीटर को, और चौड़ाई जो है x मीटर है। उसका क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर दिया गया। अब क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर दिया गया है, इस विवरण से एक द्विघात समीकरण का गठन करें, x स्क्वायर x और x के पावर 0 का गुणांक निर्णय करें। तो हमें दिया गया है क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर, और हमें बोला गया है द्विघात समीकरण का गठन करने के लिए। समीकरण गठन कैसे करेंगे, प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है क्षेत्रफल जो इसका है आयताकार क्षेत्र का, वो दिया गया है 460 वर्ग मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है, जो भी क्षेत्रफल है लंबाई और चौड़ाई से मिलके ही आता है, जो कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई करके हमारा जो समीकरण बनेगा वो बराबर कर देंगे 60 से, मतलब जो ये जो लंबाई गुने चौड़ाई जो है इसका क्षेत्रफल देगा, और ये क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल चल राशि के रूप में एक साइड में लिखेंगे और दूसरे साइड में जो वैल्यू दिया होगा उसे कंपेयर कर देंगे, तो समीकरण का गठन इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे है चौड़ाई है, पहले लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 460 वर्ग मीटर स्क्वायर, जबकि मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई 460 पे मीटर स्क्वायर रहने देते। लंबाई है हमारा x प्लस 36 और चौड़ाई है हमारा x, जो कि है 460 के इक्वल टोटल। अब जी हमारा एक समीकरण बन के तैयार हुआ। हम यहाँ पे x प्लस 36 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x से मल्टीप्लाई के हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 36 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36x, और यहाँ जो 460 है इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -460 इक्वल्स टू 0।
हमें पूछा गया है कि इस विवरण से एक द्विघात समीकरण का गठन करें। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि a का वैल्यू 1 है, 0 नहीं है, और x का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण तो है, और एक ही चल राशि है सभी में, यानी कि ये एक चर वाले द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इससे गठन करें और x² x और x की पावर 0 के गुणांक निर्णय करें। गुणांक निर्णय करें मतलब उसका गुणांक का मान लिखना है। अब गुणांक का मान क्या होगा अभी देखते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे x² के बगल में जो भी संख्या मल्टीप्लाई में रहता है, x² के बगल में जो भी संख्या मल्टीप्लाई में रहता है वो x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है ये, तो यहाँ पे इसका जो x² का गुणांक है वो हो जाएगा 1। x का गुणांक हो जाएगा हमारा x से जो मल्टीप्लाई होके बैठा हुआ है, तो यहाँ x से जो मल्टीप्लाई हुआ है 36, यानी 36 है हमारा x का गुणांक। और x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा, x की पावर 0 यहाँ पे देख सकते हैं, x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0, क्योंकि देख रहे हैं 2 1 0 ऐसे घटते जाता है, और जो पूर्ण संख्या तक आके ख़त्म हो जाता है, पूर्ण संख्या 0 तक ही है। तो यहाँ पे x की पावर 0 लिख देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का जो पावर 0 अगर होने से वो वैल्यू 1 हो जाएगा, लिख ही देते हैं। x की पावर 0 यहाँ पे 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू हो जाएगा -460। ये हो गया हमारा सेकंड, मतलब प्रयोग नंबर 2 का आंसर, सॉरी प्रयोग 2 नहीं, प्रयोग 3 का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है। ये प्रयोग 4 जो है सेम प्रयोग 3 की तरह है, तो ये खुद से कर लेना है। यहाँ पे एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, सेम पैटर्न। एवं क्वेश्चन क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर, तो एक चरयुक्त का समीकरण वही सेम क्वेश्चन। और प्रयोग 5 भी देखते हैं। प्रयोग 4 ये खुद से करना है, इसका सोल्यूशन इस पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, और ये जो क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रयोग 5 पर। में बोला गया है कि यहाँ पे x³ है, हम x की पावर 3 - 4x² - x + 1 = x + 2 का होल क्यूब जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को एक साधारण द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें एवं x² x तथा x0 के x की पावर 0 के गुणांक लिखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और उसके बाद x² x और x की पावर 0 का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन है x³ - 4x² प्लस नहीं माइनस होगा -x + 1 = x + 2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, x³ - 4x² - x + 1 = a + b का होल क्यूब हो जाएगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसको यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि x³ और x³ दोनों साइड सेम है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग भी होता है इसलिए डायरेक्ट काटना सही नहीं है। यहाँ पे x³ लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज, और राइट हैंड साइड से अगर आएगा तो ये हो जाएगा x³। ये दोनों का काम हो गया। अब x² का टर्म ये है और ये है, तो यहाँ -4x² एज इट इज। अच्छा एक लाइन बीच में और होता है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते 3 × 2 और x² 6x² होता है, ये वाला बीच में एक लाइन होता है, एक लाइन मिस कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 6 और x² हो जाएगा 6x²। यहाँ पे था प्लस, लेफ्ट हैंड साइड आगे हो जाएगा -6x²। यहाँ का फिर -x और इधर x वाला टर्म है ये, तो -x एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड में है 3x × 2² 2² मतलब 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 12 और x 12x, इधर आके हो जाएगा -12x। और लेफ्ट हैंड साइड में है इधर +1 और राइट हैंड साइड में है 2⁻³ मतलब 8, और राइट हैंड साइड में है तो +8, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -8 = 0। ये x³ कट गया, 4x² और 6x² दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा -6 और 4 10x², -x और -12x हो जाएगा -11x, और +1 और -8 हो जाएगा -7 = 0। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मतलब तीनों जो टर्म है वो नेगेटिव है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई है सभी,
यहाँ देख सकते हैं माइनस से अगर दोनों साइड माइनस कॉमन ले लेते हैं, सबसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 10x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो 0 से माइनस मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 10x² प्लस 11x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में कहीं भी हमें इसका जो गुणांक है ये x² x और x की पावर 0 का जो गुणांक है कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा। तो इसका तो दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब दो आंसर पॉसिबल है। अगर इसको लेके अगर हम x² और x की पावर 0 का गुणांक लिखें तो x² का गुणांक हो जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं x² का गुणांक x² एरो बना दे रहे हैं -10, x का हो जाएगा -11 और x की पावर 0 का हो जाएगा -7। और इसको अगर लेके लिखते हैं तो यहाँ पे x² का गुणांक हो जाएगा 10, x का गुणांक होगा 11 और x की पावर 0 का गुणांक होगा 7। किताब में हमें ये वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन भी पॉसिबल है क्योंकि द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है, साधारण रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a b c सभी क्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे ऐसा कहीं तो कहा नहीं गया है कि ये पॉजिटिव संख्या ही होगा या नेगेटिव संख्या ही होगा, सिर्फ एक के लिए बताया गया है कि ये 0 नहीं हो सकता। a b c ये वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला होना चाहिए था कि x² x और x की पावर 0 या तो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ होंगे, लेकिन किताब में सॉल्यूशन दिया गया है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला देख के थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए पॉजिटिव वाला सब कर लेते हैं। नेगेटिव है तो एक स्टेप याद करके रखे हुए हैं कि नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारा पॉजिटिव लिख दिए। अगर कोई ये वाला सॉल्यूशन लिखता है तो ये वाला भी गलत नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, ठीक है। और किताब में ये आंसर है, तो दोनों आंसर पॉसिबल है। अब कहाँ पे आ जाते, प्रयोग 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज का 1.1 में। 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था पिछले लेक्चर में। 2, 3, 4 आज कंप्लीट करेंगे और देखते हैं और आगे होगा तो करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a नॉट इक्वल टू 0 इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें हम लिखें। पहला क्वेश्चन, सो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा लेट हो जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे समीकरण में अगर ऐसा दिया हुआ तो इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। x माइनस 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू 6, x माइनस 1 एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं। पहले लॉस ऑफ लेते हैं, नीचे में x है तो नीचे x कर दिया और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, नीचे में 1 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा x, और x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस x कितना से मल्टीप्लाई हुआ तो x होगा 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 6 एज इट इज़। ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई होगा 6 से हो जाएगा 6x, तो x² माइनस एक्स इधर है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है प्लस 6x, तो प्लस 6x लेफ्ट हैंड साइड आके हो जाएगा माइनस 6x, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हो जाएगा x² माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि a यहाँ पे 0 नहीं है और x एक चल राशि के रूप में, एक ही चल राशि के रूप में, तो ये हमें लिखा जा सकता है एक नंबर इस रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है, बिल्कुल एक को लिखा जा सकता है, जिसमें टिक मार रहे हो वो लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 3/x इक्वल्स टू x²। अब क्या होगा, x को कॉमन लेंगे, मतलब लॉसअप लेंगे एलसीएम। यहाँ फास्ट करेंगे थोड़ा सा, नीचे में 1 कितना से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा x से, तो ये हो जाएगा x² प्लस x कितना से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा 1, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3, x² एज इट इज़, x² प्लस 3 एज इट इज़, x मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर x² से, तो ये हो जाएगा x³ और x² प्लस 3 x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x³ नेगेटिव में। तो यहाँ देख सकते हैं कि
अधिकतम घात जो है चल राशि का 3 है, और इसको माइनस या प्लस करके घटाने के लिए कोई ऐसा दूसरा संख्या नहीं, दूसरा कोई चल राशि नहीं है, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो दूसरा नंबर जो है नहीं है। किसके कारण से, तो इसके कारण से। कारण क्या है, x का घात अधिकतम घात 3 है, चल राशि का अधिकतम घात 3 है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6√x+2 = 0। इसको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2, ठीक है, और यहाँ पे x का जो रूट लगा हुआ है, रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। और हमने बोला था कि जो भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया है या फिर बहुपदी व्यंजक जो होता है, उसका जो पावर होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है पावर्स। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका पूर्ण संख्या नहीं है। और क्या हम इसको किसी तरीके से मॉडिफाई करके इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना सकते हैं? तो इसको बनाने का एक तरीका है कि इसका पावर अगर 2 कर दे तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2 है ये 2 से कट के बचेगा x, इसका पावर बन जाएगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है। अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो x का जो पावर 2 है और स्क्वायर करने पर इधर हो जाएगा ये x पूरा का होल स्क्वायर, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई के हो जाएगा x की पावर 4। यहाँ पे हमें लिखना है ax स्क्वायर के रूप में, यहाँ पे x की पावर 4 के रूप में नहीं लिखना है, इसलिए हम इसको स्क्वायर करके नहीं लिख सकते। स्क्वायर करने से होता ये वाला टर्म है x की पावर 4 हो जाता, ये वाला टर्म हो जाता 1, लेकिन ये जो x है फिर किसी के साथ मल्टीप्लाई होके रूट x बच ही जाता। तो हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि इस रूप में हम नहीं लिख सकते। इसको आपके दिमाग में कोई भी तरीका आ रहा हो इसको ट्राई करना है खुद से, ट्राई करना है। अगर कोई तरीका आपको सूझे तो कमेंट में बताना। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी नहीं है। कारण क्या है, कारण है इसका जी रूट x, यानी x का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख के भी लग रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों बताते हैं, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर अधिकतम घात क्या आएगा, x की पावर 2, इसके साथ संख्या गुणांक क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का 1। यहाँ पे क्या है 1, दोनों कट जाएगा तो x का अधिकतम घात 2 बचेगा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा सकता, इसको करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, और ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेके आएंगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का माइनस 4x, राइट हैंड साइड का प्लस माइनस 4x इधर आके हो जाएगा प्लस 4x, राइट हैंड साइड का प्लस 4 इधर का प्लस 4, ये प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड वाला आके हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4 कट गया, 4x माइनस 4x कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया नेगेटिव वाला, तो हमारे पास क्या बचा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो द्विघात समीकरण के रूप में कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया अधिकतम घात। यहाँ पे रीजन क्या होगा, लिखेंगे रीजन क्या लिखेंगे, x का जो एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात क्या है, मतलब यहाँ पे x चल राशि तो ऑलरेडी बचा नहीं है। 0 कैसे लिखा जा सकता है, 0 को लिखने का तरीका है जब कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो जाए। x की पावर कुछ भी करके हम 0 ला सकते हैं, नहीं, x की पावर सिर्फ x का वैल्यू 0 होगा तो 0 लिख सकते हैं। हमें चल राशि लिखना है, कोई वैल्यू नहीं लिखना है। चल राशि कब 0 होगा, जब किसी संख्या से 0 से गुना होगा, ये समझ लीजिए ऐसे। तो इसका रीज़न क्या, अगर रीज़न पूछा जाए तो रीज़न क्या होगा, तो a जो है 0 हो गया यहाँ पे, ये कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर भी बचे रहने से ये द्विघात समीकरण होता है, अक्षर वाले द्विघात समीकरण। और यहाँ ऐसे ना समझे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये क्या बच रहा है हमारे पास, इसको इधर लिखते हैं 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर बच रहा है हमारे पास 0x स्क्वायर। तो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है।
तो ये वाला भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है जो ये लिखा जा सकता है। तो उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हमने बोला था खुद से सोचने के लिए, इसका तरीका कुछ अगर दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या तरीका दिखा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी बुक का या फिर किसी इंटरनेट का सहारा लिए हुए। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है अगर आने से। वैसे भी कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उसका लास्ट में तो बताएंगे ही। समीकरण x⁻6 - x⁻3 - 2 = 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, आइए हम उसे लिखें। क्वेश्चन है x⁻6 - x³ - 2 = 0। हमें तो पता है कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए x का जो चल राशि का जो घात है, चल राशि हम बोल रहे हैं, x नहीं बोल रहे अभी, चल राशि का घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए। कोई भी चल राशि है अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे चल राशि क्या है x, यहाँ पे है x, अधिकतम घात क्या है 6 और ये क्या है 3। अच्छा, तो कैसे हम इसको करेंगे कि ये द्विघात समीकरण में बन सकता है। तो एक तो ये कर सकते हैं कि जो x जो चल राशि है, उसको हम बदल देंगे। माना कि x, अच्छा किसको मानेंगे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का घात क्या है 3, यहाँ पे 6। ये देख के नहीं लग रहा है कि 3 का 2 गुना है, देख के लग रहा है क्या, मतलब है ही। तो यहाँ पे अगर x का पावर 3 को अगर हम किसी एक चल राशि के पावर 1 लिखें तो यहाँ क्या होगा, उसी चल राशि का पावर 2 होगा क्योंकि इसका 2 गुना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चल राशि x³ को हम y मान लेते हैं, ठीक है। जब ये x³ y हो जाएगा इसका मतलब है पावर 1 - 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि चल राशि में चेंज हुआ है, किसी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है। और x का जो पावर है 6, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर क्या हो जाएगा y² और x 3 × 2 6 y²। अच्छा, ये कैसे हुआ 3 × 2 6, जिसको समझ नहीं आया वो 9th क्लास का है घातांक के नियम चैप्टर में, थोड़ा सा बेसिक देख सकते हैं। और ये पिछले वीडियो में हमने इसका बेसिक बताया था, ठीक है। तो x⁻6 का वैल्यू में क्या निकल रहा है y²। तो क्या ये अभी द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है? चल राशि बदल गया है लेकिन द्विघात समीकरण के रूप में बना है। ये जो अधिकतम ये चल राशि हुआ y, अधिकतम घात है हमारा 2 और एक ही चल राशि है तो एक चर वाले द्विघात समीकरण तो बन रहा है और a का वैल्यू 0 भी नहीं है, ये 1 है यहाँ पे। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन ये नया चल राशि है, ये पुराना चल राशि है, ठीक है। तो अगर ये नया बन गया है तो इसको हम बोल सकते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण। अच्छा, यह पूछा गया है कि चर के किस घात के लिए, चर इसका चर मतलब चल राशि क्या है x, चल राशि के किस घात के लिए, मतलब ऐसा क्या घात है चल राशि का जिसके कारण ये द्विघात समीकरण बन सकता है। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पे जो x का घात है 3, ये 3 के कारण ही यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे x⁻6 - ठीक है, ये x की पावर अगर 1 रहता तो क्या ये बनता, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो वेरिएबल यानी कि चल राशि अगर चेंज भी करते तो कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि y का पावर 1 और y का पावर 6 कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 1 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और 6 गुना एज इट इज़ वही आ जाता। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा किस चर के लिए, तो चर के 3 घात के लिए, पूरा नहीं लिख रहे, क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेना कि चर के 3 घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। आंसर ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही मैंने बोला था शायद सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं बोला था खुद से ट्राई करने के लिए तो ये काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें अगर पहले से सॉल्व नहीं किया था, और क्यों नहीं होगा इसको थोड़ा सोच के बताएं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम आसान क्वेश्चन। यहाँ पे ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, सोचने वाला मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, ट्राई कर लिया होगा, क्या आंसर आया कमेंट में बताना है, क्या सॉल्यूशन मिला आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है a - 2x² + 3x + 5 = 0 कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा उसे लिखें।
हालांकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, किसका मान का बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा कब कब, पहले ये देखते हैं। ये तो पूछा गया ना, द्विघात समीकरण नहीं होगा किस मान के लिए। द्विघात समीकरण कब कब नहीं होगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x² का गुणांक है, a का मतलब ये है, और एक ही चल राशि होना चाहिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण बोला है ना, एक चल राशि वाला है, सिर्फ द्विघात समीकरण बोला है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 ऑलरेडी है, और a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे c लिख दे गलती से, a 0 नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात 2 तो है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ x² का जो गुणांक है अगर वो 0 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको 0 कर दें तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा x² से, तो ये x² वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 5, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो इसका सिंपल सा यही सॉल्यूशन था कि जब a माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तब द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये लिख लेना पूरा। उसके बाद a माइनस 2 मतलब a का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस मान के लिए बोला गया था। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि a के किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हालांकि ये क्वेश्चन सोचने से समझ में आ ही जाता है किस समय द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये लिखने से भी होता है किस मान के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया a इक्वल्स टू 2। अगर a इक्वल्स टू 2 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ये वाला x वाला द्विघात समीकरण, और x का गुणांक क्या होगा, x/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3x, x/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3x, x का गुणांक पूछा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी समझा देते, पिछला वीडियो में हमने बताया था शायद। x 0 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर होता है, बट्टा के नीचे में अगर जो चल राशि है अगर वो 0 हो गया तो कोई भी नंबर डिवाइड करेगा 0 से तो हो जाएगा अमान्य, उसका कोई वैल्यू नहीं आता, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x 0 नहीं होगा, पहले बता दिया गया। और x 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x 4 हुआ तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4, x की वैल्यू 4 होगा तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी डिवाइडेड बाई 0 होगा। डिवाइडेड बाई 0 होगा मतलब ये भी अमान्य या फिर इन्फिनिटी होगा, इसलिए ये सब वैल्यू दिया रहता है। अगर इसको सॉल्व करके अगर ऐसा कुछ वैल्यू आ भी रहा होता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बता दिया रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। कहाँ चले आए भाई, x/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3x, x का गुणांक बताना है द्विघात समीकरण के रूप में लिख के, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ये इधर से इधर, इधर से इधर, x मल्टीप्लाई होगा 3x से, ये हो जाएगा x इंटू 3x, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से, x इंटू 3x, 3x² इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 3x²। इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। x का गुणांक पूछा था तो x का गुणांक क्या होगा 1, ये इसका आंसर। अच्छा इस और कुछ पूछा था नहीं, ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन पे आता है 3x²। अच्छा ये वाला समीकरण लिखा हुआ है, इसको इसके रूप में लिखना है, बस इसके रूप में लिखना है। क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी कर ही सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी तो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड में तो डायरेक्ट द्विघात समीकरण के रूप में ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये एक मल्टीप्लाई वाला टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3x² एज इट इज़ प्लस 7x प्लस 23 एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा। इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² और x 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x प्लस 4 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12 प्लस 2। 3x² लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज, राइट हैंड साइड वाला x² इधर आके हो जाएगा माइनस x², लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस 7x, और यहाँ पे देख सकते हैं 3x और 4x, 7x ऑलरेडी हो चुका है राइट हैंड साइड में, इसको एक स्टेप बीच में गायब कर रहे हैं 7x, और उधर से इधर आके हो जाएगा 7x, ये 7x इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड का 23 और राइट हैंड साइड में 12 प्लस 2 14, इधर आके हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0।
तो 3x² माइनस x² 2x² ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 23 माइनस 14, हमारे पास बचना चाहिए 9। ओके, 9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, एक चर वाले द्विघात समीकरण। इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये एक समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, आपके बुक में देख सकते हैं। ये क्यू होगा। समीकरण किसके द्विघात समीकरण लिखे, x² x और x की पावर 0 का गुणांक लिखे। ठीक है, x + 2 का होल क्यूब, x से मल्टीप्लाई आई गेस, x × x² - 1। गुणांक बताना है सभी का, एक x² x और x की पावर 0 का। ये क्वेश्चन है हमारा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो a + b का होल क्यूब है, इसको डायरेक्ट लिखने से a³ + 3a² b + 3ab² + b³ इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में x × x² हो जाएगा x³ माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा x। ठीक है, x³ लेफ्ट हैंड साइड का, राइट का जो x³ है लेफ्ट हैंड साइड के आ जाएगा, नहीं से हो जाएगा नेगेटिव, तो x³ नेगेटिव। ये 3 × 2, ये 3 × 2 ये हो जाएगा 6x² और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 to the power 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 12, तो +12x और इधर राइट हैंड साइड में -x, इधर आके हो जाएगा +x। +2 का क्यूब है, ये हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। यहाँ पे x³ प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा अभी सिर्फ 6x², 12x + x 13x और +8 इक्वल टू 0। अभी x² का गुणांक क्या होगा 6, x का गुणांक क्या होगा 13 और x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा 8। यही हमसे पूछा गया था। इसको भाषा में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे x² x और x की पावर 0 का गुणांक लिखना है। पहले एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखने बोला था और ये पूछा गया था। इसका द्विघात समीकरण का रूप क्या है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। पहला क्वेश्चन है 42 को 2 ऐसे भागों में विभक्त करें, मतलब 2 ऐसे टुकड़ों में विभक्त करें, मतलब विभक्त मतलब बांटना है, कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। अच्छा, मैंने बोला था कि किसको x मानना है, एक चर राशि मानना है, कि देखेंगे कि तुलना किया जाता है हमेशा। एक जो भाग है दूसरे मतलब दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। ठीक है, और वो दो भाग 42 को टूट के बने हैं, तो दोनों का सम क्या होगा 42 ही होगा। ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिए इधर। पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा हर एक क्वेश्चन में खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर ये देखना है, अगर हो गया तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिए फर्स्ट 2x में। ओके, पहला क्वेश्चन 42 को 2 ऐसे भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। माना कि, शॉर्ट में लिख रहे हैं, माना कि पहला भाग x है, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला भाग दूसरे के वर्ग के समान हो ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, 2 भाग है 2 टुकड़ा है, कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे कुछ बोला नहीं कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। ठीक है, तो मैंने पहला भाग को x मान लिया, और क्या दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग यहाँ पे तुलना तो किया गया है कि एक जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया x है, दूसरे के वर्ग के समान हो। दूसरा क्या है, दूसरा भी बताएंगे कैसे लिखना है। दूसरा जो भाग होगा दूसरे के वर्ग के समान, पहला भाग दूसरे के वर्ग के समान होगा, तो ये क्या है ये। अब दूसरा भाग कैसे लिखेंगे, अगर 42 में से x एक भाग निकल चुका है तो बचा हुआ भाग दूसरा भाग क्या होगा 42 - x, क्योंकि 42 से ही टूट के 2 भाग बन रहा है, 42 से टूट के ही 2 भाग बन रहा है। अगर एक x है दूसरा क्या होगा 42 - x, तभी तो दोनों संख्या मिलके x + 42 - x ये कट के हो जाएगा 42 ही बचेगा, क्योंकि दोनों एक ही टुकड़े से बने हैं, मतलब 42 से ही बने हैं, तो दोनों का सम बराबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है बता दिए, ध्यान थोड़ा सा सोचना है अपने खुद से तब आगे करना। ओके, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, पहला जो है एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x² = 42 - x होगा, या फिर
या फिर 42 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होगा। कैसे होगा ये देखना, क्योंकि बोला गया एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। पहला भाग दूसरा भाग करके नहीं बोला गया, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला भाग क्या है? एक्स। पहला भाग करके लिखा रहता है कि एक पहला भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो। तो ये लिखने में ये समझ में आ जाता है कि पहला भाग अगर हमने एक्स माना है, दूसरा भाग हो 42 माइनस एक्स, दूसरा भाग के स्क्वायर यानी वर्ग के समान। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये दो भाग है, इसको हम पहला भाग अगर हम माने तो 42 माइनस एक्स इक्वल टू दूसरे भाग के वर्ग के समान होते। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कौन सा होगा? अब बराबर दिखाना है। ये देख सकते हैं कि हमारा एक संख्या अगर x है तो 42 माइनस एक्स कौन सा बड़ा संख्या समझ में आ रहा है किसी को? नहीं। अगर x 1 हुआ तो यहाँ पे ये 42 माइनस एक्स बड़ा होगा। अगर x 42 हुआ, या 42 नहीं होगा क्योंकि तो भाग में बांटा गया है। अगर x 40 हुआ तो यहाँ पे होगा 2, यानी ये छोटा हो जाएगा। तो x का वैल्यू डिपेंड करता है कैसे होगा। दोनों पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से सही होगा, दोनों पॉसिबिलिटी सही होगा कि पहला भाग जो है दूसरे के वर्ग के समान हो, दूसरा जो भाग है उसके वर्ग के समान हो, दूसरा भाग के वर्ग के समान। और इसको अगर पहला भाग समझे तो ये वाला वर्ग के समान होगा। तो दोनों को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स, और ये माइनस 42 इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड को प्लस माने हैं तो ये प्लस रहा, इसको उधर ले गए प्लस 4x, प्लस एक्स और माइनस 42 इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और x इक्वल टू 42 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 42 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 42 दूनी 84 एक्स प्लस 42 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स प्लस 42 का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी सही है। अब इसको सॉल्व करने से पता चलेगा x का कौन सा वैल्यू है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके मेरे हिसाब से सही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा कि एक भाग ये है दूसरा भाग ये होगा। इक्वेशन सॉल्व करना अभी सिखाया नहीं, जब इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि बाद में इसका सॉल्यूशन क्या आता है। अगर मैं भूल जाऊँ तो इसको याद दिलाना कि सॉल्व करके देखना है बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या जो सम संख्या नहीं है। अब सम संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है, एक सेकेंड, सम संख्या होता है जो 2 से विभाजित हो सकता है। 0, 2, 4, 6 से लेके अनंत तक वो सम संख्या है। या विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा 1, 3, 5, 7 से अनंत तक। अच्छा, विषम संख्या सम संख्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता क्या? सम संख्या या विषम संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि -2, -4, -6 ये भी हो सकता है। विषम संख्या -1, -3, -5 ये भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया सम संख्या और विषम संख्या क्या है। अब देखते हैं क्रमिक संख्या का क्या मतलब होता है। क्रमिक संख्या मतलब एक ही क्रम में बढ़े जाना। अब क्रमिक संख्या मतलब अगर 1 है तो इसके बाद आएगा 2, जस्ट एक बाद। 3 मतलब जस्ट उसके बाद वाला संख्या। अगर नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक नहीं, प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या हो तो उसका एक अगर कोई संख्या है तो उसका क्रमिक संख्या होगा 2, यानी कि जस्ट बाद वाला।
ठीक बाद वाला, ठीक उसके बाद वाला जो संख्या होगा, 2 के बाद वाला क्या होगा, जस्ट बाद वाला 3 4 5 ऐसे करके होगा। अब विषम संख्या बोला गया है, तो विषम संख्या जो है 1 3 5 7 -1 -3 -5, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न है कि ये हमेशा 2 के डिफरेंस पर है, मतलब 1 के बाद 3 कैसे आया, 2 जोड़ने पर, 3 के बाद 5 कैसे आया, 2 जोड़ने पर, 5 के बाद 7 कैसे आया, 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो 2 क्रमिक विषम संख्या, अब क्रमिक विषम संख्या मतलब हो गया कि 1 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 7 ही आएगा, क्रमिक विषम संख्या इसको बोलते हैं। 1 का क्रमिक विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, या फिर उसके पहले वाला जो होगा -3 होगा। 3 का बाद वाला संख्या ठीक होगा, ये 3 के ठीक बाद वाला संख्या है 5 और 3 के ठीक पहले वाला संख्या है 1, तो 3 का क्रमिक विषम संख्या क्या होगा, 1 और 5, ठीक है। तो क्रमिक विषम संख्या का गुणनफल 143 है, ठीक है। तो 2 क्रमिक विषम संख्या, 2 क्रमिक संख्या विषम संख्या कैसे होगा, अगर कोई एक संख्या x है तो उसके ठीक बाद वाला संख्या कैसे होगा, 2 जोड़ने के बाद ठीक बाद वाला संख्या आएगा, या 2 माइनस करने के बाद ठीक बाद वाला संख्या है, तो उसका गुणनफल 143 है। तो 2 क्रमिक विषम संख्या का गुणनफल 143 है। इसको करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। माना कि पहला क्रमिक विषम संख्या x है, तो दूसरा क्रमिक विषम संख्या क्या होगा, x से ठीक 2 जोड़ने के बाद या फिर 2 जोड़ने से पहले। आप दोनों से कर सकते हैं, x + 2 या फिर x - 2। समीकरण अलग दिखेगा लेकिन वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा, x + 2 है। तो 2 क्रमिक विषम संख्याओं का क्या बोला गया है, गुणनफल 143 है, ठीक है। तो गुणनफल प्रश्नानुसार 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल x × x + 2, गुणनफल क्या है, 143 के बराबर, यानी कि 143 मतलब x के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाए x² + 2x = 143, x² + 2x - 143 = 0। ये हमारा एक पॉसिबिलिटी है, ये भी सही होगा। और अगर हम दूसरा संख्या अगर x - 2 लिखते हैं तो x × x - 2 होगा 143, ये x² - 2x - 143 = 0। ये एक सॉल्यूशन आ सकता है। तो दोनों का वैल्यू सॉल्व करने के बाद x का 2 वैल्यू निकलेगा, जो कि दोनों, अगर ये 1 और 3 तो नहीं होगा, मान लेते हैं अगर 5 और 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 5 आएगा। वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 5 और 7 पॉसिबल, तो वहाँ पे 7 और 5 आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी, दोनों सही है। 3 नंबर, 2 क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 343 है। 2 क्रमिक संख्याओं बोला गया, कोई विषम सम संख्या नहीं बोला गया, क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या मतलब ये प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, मतलब मानना ही पड़ेगा। क्रमिक संख्या मतलब एक प्राकृतिक संख्या ठीक एक बाद आने वाला। तो 2 क्रमिक संख्याओं का मतलब संख्याओं वर्गों का योग, जो 2 क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग होना चाहिए, या ये भी इसका मतलब ही वही होता है कि 2 क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 313 है। तो 2 क्रमिक संख्या, माना कि पहला क्रमिक संख्या x है, तो दूसरा क्रमिक संख्या क्या होगा, या तो x + 1 होगा या फिर x - 1 होगा, ठीक है। x + 1 ही रहते हैं, पॉजिटिव देके थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी जब सॉल्व करना सीख जाएंगे क्वेश्चन, तो सॉल्व करके देखेंगे वही आएगा आंसर। इसको तो लिख के रखें, अगर याद रहा तो करेंगे।
नहीं तो याद दिलाना बाद में। और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि दो क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 313 है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा? पहला क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग, पहला क्रमिक संख्याओं का वर्ग दूसरे क्रमिक संख्या का वर्ग का योग 313, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 313 आएगा, बराबर होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर। अभी इस सॉल्यूशन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम स्लो में करके दिखाएं, और आगे वाला क्वेश्चन को अब खाली कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। तो x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा x² + 2x + 1 = 313, 313। 2x² ये दोनों जुड़ के हो जाएगा, प्लस 2x + 1 और माइनस 313 = 0। ये हो जाएगा 2x + 2x - 312, 312। 313 एक में से 313 जाएगा तो क्या होगा? -312 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों जो संख्या है, तीनों संख्या है सम संख्या। एक तो पॉसिबल है कि इसको लिख दे तो ये भी सही है इसका सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन में यहाँ पे भी छोड़ देने से हो जाता है, लेकिन सॉल्व करना बचा हुआ है, इसलिए हम लास्ट तक सॉल्व करते हैं जब तक हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे? और छोटा करने के लिए 2 से भाग करेंगे या फिर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² बचेगा, यहाँ पे यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 312 में से 2 भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 156। 150 दूना 300 और 6 दूना 12, ठीक है, तो 156 बचेगा। अब 2 से भाग कर देंगे दोनों साइड, तो 0 को 2 से भाग करने पर 0 ही आएगा, और यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x² + x - 156 = 0। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसको किताब में दूसरे तरीके से किया गया, उसको हम फिर से कर दे, ठीक है? वो तरीका भी समझा दे रहे हैं कैसे हुआ है, कन्फ्यूजन ना रहे। 2 नंबर भी सही है और दूसरा तरीका करेंगे वो भी सही होगा, कैसे होगा वो बता दे रहे हैं। 2 नंबर का मेथड 2, 2 नंबर में 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, ठीक है? तो क्रमिक संख्या मतलब समझ में आ गया कि ठीक बाद वाला जो नंबर है वो क्रमिक संख्या होगा, और विषम संख्या में ठीक 2 बाद वाला या 2 पहले वाला संख्या क्रमिक संख्या होगा। अगर क्रमिक संख्या लिखते हैं, विषम संख्या है 3, 5, 7, 9 ऐसे करके क्या, और यहाँ पे हो जाएगा -3 -5 ऐसे करके होगा, ठीक है? माना कि पहले मानने से पहले एक चीज़ थोड़ा समझते हैं इसको। इधर देखिए, इधर तो दिखेगा लेकिन PDF में सही नहीं रहेगा। अगर प्राकृतिक संख्या में होता है 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, ठीक है, और पूर्णांक संख्या में होता है -1 क्या लिख रहे हैं, 2, 3 -2 ऐसे करके। अगर पूर्णांक संख्या हो, अगर ये पूर्णांक संख्या हो तो इसको विषम संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, ये अगर ये 1 है तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले सम संख्या में कन्वर्ट करते हैं। सम संख्या मतलब ठीक 2 गुना होगा, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा 4, इससे 6, इसके बाद अगर 4 है तो हो जाएगा 8, 0 का 0 ही रहेगा, -1 का हो जाएगा -2, -2 का हो जाएगा -4। यहाँ देख सकते हैं -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 सब सम संख्या में कन्वर्ट हो गया। अब सब सम संख्या में कन्वर्ट हो गया, और वो भी क्या, ठीक बाद वाला। तो इसे समझ में आ रहा है कि पूर्णांक संख्या अगर है तो उसको ठीक 2 गुना करने पर वो क्या हो जाता है? सम संख्या आ जाता है, उस सारा सम संख्या का लिस्ट आ जाता है। अगर ये जो सम संख्या है उसमें हम क्या करें कि विषम संख्या हो जाए। सम संख्या ठीक एक बाद होता है, जैसे
ये पूर्णांक में ठीक एक बाद होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सम संख्या है, ठीक एक बाद ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक एक बाद इसके बाद 5 होगा जो कि एक विषम संख्या है। कितना का डिफरेंस है 1। तो सम संख्या जो है सब में अगर 1 करेंगे 2 1 में से 3 हो जाएगा 3, 4 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 6 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7, 8 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले तो कोई भी पूर्णांक संख्या जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो सारा क्या बन गया, सारा संख्या जो सम संख्या है सब आ गया इसमें। और जब भी सब में 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो एक विषम संख्या बन जा रहा है। ठीक ठीक एक जोड़ने से ही नहीं होगा, अगर एक माइनस भी कर दे तो भी हो जाए, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करने के बचेगा 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। यानी कि एक माइनस करे या फिर एक जोड़ दे तो क्या होगा, वो विषम संख्या बन जाएगा। किसमें, सम संख्या में। अब पूर्णांक संख्या अगर x है, पहले हम ये देखते हैं, माना कि एक पूर्णांक संख्या x है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विषम संख्या बोला गया ना, तो पहला क्रमिक होगा ना, हाँ, पहला क्रमिक विषम संख्या क्या होगा, अगर पूर्णांक संख्या x है तो उसको क्या करेंगे, सम में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होता हो जाएगा 2x, और सम संख्या में कन्वर्ट हो गया, सम को क्या करेंगे हम विषम में बदलेंगे। सम को विषम में बदलने के लिए या तो एक जोड़ देना है या एक घटा देना है, ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो संख्या हो गया +1, ऐसे लिखते हैं। अगर पहला क्रमिक संख्या हो गया 2x + 1 तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमिक विषम संख्या, दूसरा क्रमिक विषम संख्या क्या होगा। अच्छा, विषम संख्या में एक पैटर्न देखेंगे कि अगर सब में देखेंगे कि 2 बाद या 2 पहले है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखे थे हम विषम संख्या, हाँ, विषम संख्या में ठीक 2 बाद है, या फिर कोई अगर इसको पकड़े, इसके पीछे वाला संख्या क्या है, विषम संख्या है, 2 पहले, यानी 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, वो है क्या है, विषम संख्या। 5 को अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या है 7, वो क्या है, विषम संख्या। यानी कोई भी विषम संख्या को 2 जोड़ने या 2 घटाने के बाद भी विषम संख्या ही बचता है। तो हमारा अगर 2x + 1 एक विषम संख्या है तो क्या होगा, 2x + 1 + 2, जो भी संख्या था हमारे पास पहला, उससे 2 जोड़ देंगे और तो क्या बनेगा, वो भी अगला विषम संख्या आ जाएगा। क्रमिक बोला है तो ठीक बाद वाला, इसलिए हम 2 ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो और 2 जोड़ रहे हैं तो अगला विषम संख्या क्रमिक विषम संख्या आ गया। अगर उससे ठीक पहले वाला चाहिए तो क्या होगा, -2 कर देना पड़ेगा। तो किताब में शायद -2 करके किया हुआ है, दोनों पॉसिबल है, दोनों से करने से आंसर सही आएगा। सॉल्व करने से हमें इक्वेशन बनाने का मतलब है कि इक्वेशन बहुत तरीके से बना सकता है कोई, लेकिन सॉल्यूशन जो है उसका सेम आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये वाला -2 करेंगे, 1 में से -2 होगा तो क्या बचेगा, -1, 2x - 1। अब हमारा ये दूसरा 2 क्रमिक संख्या आ गया। तो प्रश्नानुसार, एक सेकेंड, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो यहाँ 2 क्रमिक संख्या क्या है, एक तो है पहला क्रमिक संख्या है 2x + 1 × 2x - 1, दोनों गुणनफल क्या है 143। अच्छा, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 2x हो जाएगा 4x² प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस होगा, अच्छा ये +1 से +2x हो जाएगा, और 2x - 1 से हो जाएगा -2x, और 1 - 1 से हो जाएगा -1 = 143। 4x², 2x गया यहाँ से, हमारे पास बचा सिर्फ -1, -143 = 0। 4x², 143 में एक जोड़ेंगे तो -144 हो जाएगा। और देख सकते हैं दोनों सम संख्या, तो और इसको छोटा कर सकते हैं, 4 से भाग होगा, 4 × 12, 14 नहीं जाएगा ना, 24 है, हाँ चला जाएगा। 144 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 12,
बचा 2, 6 चक 24, 36 बचेगा। तो यहाँ पे 4 से भाग कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, क्योंकि 4 से भाग कर देंगे दोनों साइड, तो 0 भाग होगा 4 से तो बचेगा 0, और 4 से भाग के हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इसका एक सॉल्यूशन है। तो एक इक्वेशन को बनाने का तरीका बहुत सारा है। सॉल्यूशन के बाद वो सेम ही आंसर देगा। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ खाली हम बता दे रहे आगे, शायद याद रहे या ना रहे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 है ना, इसका आंसर तो यहीं तक है, लेकिन इसको और बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36 अगर 0 है, इसको सॉल्व करने का तरीका तो बताया नहीं, फिर भी हम इसको कर दे रहे हैं। ये होगा 36 बराबर राइट हैंड साइड में जाके, और दोनों स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से, हो जाएगा इधर प्लस माइनस 36, और x का वैल्यू हो जाएगा 6 या फिर -6। अब सवाल आया, विषम संख्या बोला गया था यहाँ पे, तो सम संख्या आ रहा है। ये सम संख्या क्या आ रहा है, x था हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन है ना, हाँ, x क्या है हमारा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 6 होता है, -6 होता है, हाँ होता है। हमारा पहला क्रमिक संख्या क्या था, 2x + 1, और दूसरा क्रमिक संख्या था 2x - 1। एक सेकेंड, पहला संख्या जो था 2x + 1, दूसरा क्या था 2x - 1। 2x + 1 बराबर ही करते हैं ना, 2x + 1 6 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 दूना 12 + 1 हो जाएगा 13, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 12 - 1 11, और 13 11 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, ये दो क्रमिक संख्या था, दो क्रमिक विषम संख्या, और इसे दोनों का गुणनफल 143 था। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 4 1, ये एक आंसर आ गया। और अगर यहाँ पे x जब 6 है, अगर x जब -6 है, तो पहला क्या होगा 2x + 1, ये हो जाएगा -12 + 1, जो कि हो जाएगा -11। दूसरा क्या होगा 2x - 1, जो कि हो जाएगा 2 × -6 - 1, जो कि हो जाएगा -12 -1 -13। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -11 और -13, ये क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो जाता है, +11 × 13, सेम ही आंसर देगा। तो सॉल्यूशन कैसे भी निकाले, सॉल्यूशन सेम ही आता है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन सेम देगा। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन कर लिया। पहले तो ऑलरेडी हो चुका था पिछले में, 2 भी हो चुका कंप्लीट, 3 भी हो चुका कंप्लीट, 4 भी हो चुका, 5 भी हो चुका है, 6 में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। अब ये था बेसिक 5 नंबर जो क्वेश्चन था, और एक प्रयोग कितना था, लास्ट में जो आयत वाला जो क्वेश्चन था वो भी ये समीकरण गठन के लिए था। ये बेसिक था समीकरण गठन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होमवर्क है। आयताकार क्षेत्र की विकर्ण की लंबाई दिया गया है, 80 ग्राम को चीनी खरीदा। वही सोचना है कि कैसे किसको चल राशि मानना है और इसको समीकरण कैसे बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से संभावना ज़्यादा रहते हैं आने के, तो इसको अच्छे से करना है। इसको पहले ट्राई करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो नोट्स वगैरह जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर ये कमेंट सेक्शन में होगा। और एक क्वेश्चन था ये वाला, ये नहीं, हाँ ये, इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर देंगे हम। अगर क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए वैसे, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, नोट्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। कौन सा पोर्शन में समझ नहीं आया ये वाला कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके बाय।